हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कि जब आप किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को किसी भी वृत्त की परिधि को उसके डायमीटर मतलब उसके व्यास से डिवाइड करते हो तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। और इस कांस्टेंट वैल्यू तक सबसे पहले पहुंचने का प्रयास बेबीलोन के लोगों ने किया, जो उस टाइम पर पहला फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन 25/8 यूज कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे बेबीलोन के लोग इस रेशो तक पहुंचे, कैसे उन्होंने 25/8 कैलकुलेट किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या अप्रोच थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कैसे टेंस होता है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसके डायमीटर का रेशो एक कांस्टेंट की ओर, और कैसे बेबीलोन के लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। यदि मैं आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूं जिसका सर्कमफ्रेंस है आपका सी, जिसका डायमीटर हुआ आपका डी इक्वल टू 2r। इस सर्कल का डायमीटर d इतना है तो इसका सर्कमफ्रेंस ये हुआ, इसकी बाउंड्री। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका डायमीटर को थोड़ा बड़ा किया तो इस केस में सर्कमफ्रेंस क्या बना इसका, ये वाला। और यदि मैं d को थोड़ा सा और इंक्रीज करूं, यहां से यहां तक करूं, तो इस केस में ये वाला इसका डायमीटर सर्कमफ्रेंस बनेगा। यदि मैं इसके डायमीटर को कम करूं, मान लो मैं इतना करूं, तो इस केस में सर्कमफ्रेंस बनेगा आपका ये वाला। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, या जैसे जैसे सर्कल का डायमीटर कम हो रहा है सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि इनके बीच एक रिलेशन है। यदि इसी रिलेशन को मैं मैथ की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, स्टडी की लैंग्वेज में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, circumference of circle C direct proportional to D। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जब इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट मैटर करेगा, C इक्वल टू दैट इज K इंटू ED। नाउ C अपॉन D इक्वल टू K। बात वही आ गई जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो ये वही कांस्टेंट है जिसे कैलकुलेट करने के लिए लोग पिछले 4000 साल से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है। हर बार ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट होता है, इसके करीब तो जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है इसलिए इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसी बात को हम समझे एक स्क्वायर के हिसाब से समझते हैं, समझो ये स्क्वायर है जिसका डायगोनल है d और जिसकी साइड है x। तो स्क्वायर में भी हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे स्क्वायर की साइड x इंक्रीज हो रही है, स्क्वायर का डायगोनल भी इंक्रीज हो रहा है, x कम होगी तो d भी कम होगा। मतलब कि इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, d डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज d इक्वल टू kx, d अपॉन x इक्वल टू k। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर में उसके डायगोनल और उसकी एक साइड का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो आप इसको ज्योमेट्रिकली सोल्व करोगे, मतलब कि आप बहुत सारे स्क्वायर लेकर आओ, अलग अलग स्क्वायर लेकर आओ, उनकी अलग अलग साइड होंगी तो उनके अलग अलग डायगोनल भी होंगे, लेकिन हर केस में उसके डायगोनल और उसकी एक साइड का रेशो हमेशा सेम रहने वाला है। मान लो भाई कोई तो ले आया इस वाले स्क्वायर को जिसका डायगोनल है d1, जिसकी साइड है x1, और कोई ले आया इस वाले स्क्वायर को छोटा सा जिसका डायगोनल है d2 और साइड है x2। तो हर बार हर स्क्वायर के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, या दुनिया का कोई भी स्क्वायर जो आप लेकर उसके लिए हमेशा d2 इक्वल टू x2 होगा, हमेशा d1 अपॉन x1 होगा इक्वल टू
ये कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन ये तो स्क्वायर की बात है, इसको तो हम मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ अगेन डी इक्वल टू √2 into x. Now d upon x equal to √2। तो पाइथागोरस से तो हमने ये देख लिया मैथमेटिकली, ये प्रिडिक्शन कर लिया कि d और x का रेशो कितना होने वाला, √2 होने वाला। ये वही कांस्टेंट है कि किसी भी स्क्वायर में उसके डायगोनल और उसकी एक साइड का रेशो हमेशा √2 होने वाला है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो कांस्टेंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे बेबीलोन के लोग। उन्हें इतना तो समझ आ रहा था कि सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन अभी तक वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। मैथमेटिकली उनके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं थी जिससे कि वो प्रूव कर सके कि कांस्टेंट एक्चुअल में कितना होता है। बस वो तो ज्योमेट्री का प्रयोग कर रहे थे, ज्योमेट्री का प्रयोग कर रहे थे। वो डिफरेंट सर्कल बना रहे थे। कभी R1 रेडियस का सर्कल बनाया, फिर R2 रेडियस का सर्कल बनाया, और उस प्रयोग के आधार पर वो इस के पास तक जाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पहले एक R1 रेडियस का सर्कल बनाया। तो उन्होंने R1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर D1 है, इसकी सरकमफ्रेंस C है। तो उन्होंने देखा कि C को D1 से डिवाइड किया तो उनको कुछ तो रेशो मिलेगा, कुछ तो क्वांटिटी आएगी ये डिवाइड करने के बाद। मान लेते वो x आई। फिर सेम उन्होंने दोबारा एक अलग सर्कल पर काम किया, ये मान लेते हैं थोड़ा बड़ा, जिसका डायमीटर D2 है और इसकी सरकमफ्रेंस C2 है। अब उन्होंने इस C2 को इस D2 से डिवाइड किया तो अब भी सेम वैल्यू आ रही थी इनकी। बहुत थोड़ा सा एरर होगा क्योंकि जब सर्कल छोटा होगा या सर्कल बड़ा होगा तो उनको मेजरमेंट करने में भी दिक्कत आ रही होगी उनको, क्योंकि उस टाइम पर ना तो कोई अच्छे पैमाने थे, ना ही कोई मेजरमेंट करने की कोई टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, पाई नहीं था, तो टेक्नोलॉजी कहां से आई। तो लगभग ये बहुत ही सेम आ रहे थे। वे इसको मानने लगे कि दोनों सेम है। ऐसे इन्होंने और बड़े सर्कल के लिए काम किया जिसका डायमीटर D3 मान लेते हैं और सर्कल की सरकमफ्रेंस C3 है। तो इस केस में भी वे एक ही रेशो मिल रहा था उनको। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और सारे के सारे वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे थे वो सारी की सारी मेजरमेंट पे बेस्ड थी। तो इस तरह से इस कार्य को करने से उन्हें यह अनुमान लग गया कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस C जो है वो डायमीटर से कितने गुने ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डायमीटर से इसके सरकमफ्रेंस को कवर करना शुरू कर दिया। मतलब कि इस डायमीटर के जितनी इसकी आर्क लेंथ नापनी शुरू कर दी, मतलब कि इसको इसमें बिछाना शुरू कर दिया। यदि डी है, यदि मैं डी के इक्वल इसकी आर्क लेंथ मेजर करूं तो लगभग वो इतनी आएगी डी। एक डी लगभग इतना बन जाता है मान लेते हैं। फिर दूसरा दोबारा से इसको यहां से फिर बिछाओ डी से, एक डी तो तुम्हारा ये हो गया, फिर दूसरा डी तुम यहां से मेजर करो तो लगभग वो मान लेते हैं यहां तक आ जाएगा दूसरा डी। और तीसरा डी मेजर करते हैं, फिर यहां से बिछाते हैं, यहां से कवर करना शुरू करते हैं, लगभग वो इतना आ जाता है मान लेते हैं। तो टोटल 3D हो गया। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया, उतना समझ गए कि सर्कल का सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर से 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है, ये वाला पार्ट ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है। तो उन्होंने समझा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है, मान लेते हैं कि x ज्यादा है बस, किसके, डायमीटर के। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस
उसके डायमीटर से 3 गुना थोड़ा सा ज्यादा है। तो वह इस अनुमान पर पहुंच गए। तो फाइनली उन्होंने देखा सी अपॉन डी इक्वल टू, जो वो रेशो था सी अपॉन डी, वो कितना था आपका 3+x। तो 3 गुना तो ये हो गया 1d 2d 3d। अब उनका टारगेट था इस x को कैलकुलेट करना, मतलब इस बचे हुए भाग को कैलकुलेट करना। तो अब समस्या थी इसको कैसे कैलकुलेट करें, वो इसको कैसे मेजर करें। तो बहुत सारे प्रयोग किए, बार बार उन्होंने ट्राई किया, ट्राई मेथड यूज किया। तो फाइनली उन्होंने एक आसान सा, एक सरल सा, एक सिंपल सा फ्रैक्शन ढूंढा, x इक्वल टू 1/8, 8 पार्ट ऑफ 1। तो उन्होंने फिर लिखा 3 + 1/8। तो फाइनली इसको सोल्व किया उन्होंने, तो आया 25/8। ये और ये सिर्फ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पे ढूंढा था 1/8, कि बार बार इसको कितना अच्छा वो नाप सकते हैं, कितना अच्छा मेजर कर सकते हैं। कभी वो 3/8 कैलकुलेट कर रहे थे, कभी 4/9 कैलकुलेट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कर रहे थे। लेकिन जब ज्यादा ही अच्छे से उन्होंने बारीकी से इस एक्सपेरिमेंट को किया, बार बार किया, तो वो इसको कैलकुलेट करने में सक्सेस हो पाए कि इससे अच्छा भाई हम नहीं ढूंढ पाएंगे, इससे अच्छा हम नहीं नाप पाएंगे। तो उन्होंने इसको इस तरह से नापा कि वो इनका इतना आया। तो फिर उन्होंने इसी को रेशो को कैलकुलेट किया, तो वो आया आपका 25/8। लेकिन बाद में जैसे ही इसको पाई नाम दिया गया, मान लेते इसको पाई दिया, तो सी अपॉन डी इक्वल टू पाई। तो यहीं से एक फॉर्मूला बना, डी इंटू पाई, सॉरी सी डी क्या 2r और पाई ये रहा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस यहीं से तभी से कैलकुलेट होने लगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। हालांकि ये सारे फॉर्मूले हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले बने, बाकी पाई के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जैसा हमने भी देखा कि बेबीलोन के लोग सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो 25/8 यूज कर रहे थे। लेकिन बाद में इसी वैल्यू को वेरीफाई किया मॉडर्न मैथमेटिक्स ने। जैसे जैसे मैथ में काम होता चला गया, मैथ में तरक्की होती चलेगी, मैथ बनता चला गया, तो मैथमेटिशियंस ने फिर से इस वैल्यू पर काम किया। उन्होंने बेबीलोन में देखा, जो रिसर्च चालू की इस पे, तो कुछ उन्हें चकतियां मिली, किले मिट्टी की चकतियां, मतलब कि किले मिट्टी की कुछ टैबलेट मिली। वो टैबलेट कुछ ऐसी थी, वर्ताकार में थी, सर्कुलर में, और उनके अंदर बना हुआ था इस तरह का हेक्सागन। और उस पर लिखा था 24/25। तो लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सोचा कि यह रेशो क्या शो करता है। ये उनकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन थी। तो उन्होंने देखा ये सर्कल बना हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस है सी, और उसके अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने आइडिया लगाया, अनुमान लगाया कि हेक्सागन का पैरामीटर ऑब्वियसली इस सर्कल के पैरामीटर से कम होगा, मतलब कि सर्कमफ्रेंस से कम होगा। तो उन्होंने आइडिया लगाया, अपना दिमाग लगाया। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हेक्सागन है इसका पैरामीटर होगा ये 24, और जो सर्कल है उसका पैरामीटर होगा 25। तो उन्होंने अपना अनुमान लगाया कि ये छोटा है, इसके अंदर है, इसका सबसेट है, इसकी बाउंड्री से छोटी है, तो इसका पैरामीटर 24 होगा, और ये बड़ी है, इसका पैरामीटर 25 होगा। तो इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस और हेक्सागन का पैरामीटर का रेशो को ही ये शो कर रहा है। तो उन्होंने इसी बात को ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन स्टार्ट की। पैरामीटर ऑफ हेक्सागन pH एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल, मतलब कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल PC को कैलकुलेट किया, उसको इक्वल रखा 24/25। तो हमको निकालना pH। इस सर्कल के अंदर मैं हेक्सागन बना देता हूं, ये इसका सर्कल का सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है r, और ये भी इसकी रेडियस है r। ये एंगल कितना है थीटा, एंड वी नो दैट थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n।
और एन कितनी है, नंबर ऑफ साइड, 1 2 3 4 5 6, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। जब ये साइड आर है, ये साइड भी आर है, इसका मतलब दो साइड इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आल्सो सेम, सो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री एंड दिस आल्सो सेम 60 डिग्री। जब तीनों एंगल सेम हो गए तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड सेम होंगी, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब साइड इसकी ये आर है, ये आर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आर होगी, तो इसका मतलब ये साइड कितनी हुई आपकी, आर हुई, और ये कितनी हुई, ये भी आर 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 हुई। टोटल साइड कितनी है, 6 है। एक साइड की लेंथ आर है, तो टोटल इसका पैरामीटर कितना जाएगा, 6r। तो पीएच इक्वल टू होना चाहिए 6r अपॉन पीसी। लेकिन बाद में मैथमेटिक्स तो बन गया था, पाई कैलकुलेट कर ली थी बाद की रिसर्च में, तो पीसी कितना हुआ आपका, 2πr इक्वल टू 24/25। आर से आर कैंसिल, बिकॉज आर नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 नहीं है, कोई भी नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। और 2 3 जा 6, तो 3 से 8, एंड फाइनली वी हैव पाई इक्वल टू 25/8। तो बाद में ये और तरह से, और अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। मॉडर्न मैथमेटिक्स ने यह बताया कि वास्तव में बेबीलोन के लोग अपने टाइम पर पाई की वैल्यू 25/8 यूज कर रहे थे। लेकिन यहां यह बात नोट करने की, ध्यान देने की है, इस बात से यह प्रूफ नहीं होता कि पाई की वैल्यू 25/8 थी उस टाइम पर। ये तो मॉडर्न मैथमेटिक्स ने कैलकुलेट की कि हाँ भाई इस वैल्यू को यूज कर रहे थे, बल्कि एक्चुअल में वो पहले ही इस वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे 25/8। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वो इसका यूज करके ऐसी टैबलेट्स बना रहे थे, अपनी ऐसे मैथ के टैबलेट्स बना रहे थे, अपना मैथ का यूज कर रहे थे इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो कहने का मतलब यही है, इससे ये बना, ना कि इससे वे यहां पहुंचे। वो पहले ही ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके थे, अप्रोक्सीमेट वो ढूंढ चुके थे, उसका यूज करके वे इस तरह की चक्का, इस तरह की टैबलेट बना रहे थे। और बाद में मॉडर्न मैथमेटिक्स ने इस टैबलेट से ढूंढ लिया कि हाँ वास्तव में वो इसी वैल्यू को यूज करके वो ऐसा बना रहे थे। जैसा हमने समझा कि सबसे पहले बेबीलोन में लोग पाई को 25/8 मानकर अपनी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। अब से कुछ सदियों बाद, मतलब 100 से 200 साल बाद, इसी वैल्यू को, इसी अप्रोक्सीमेशन को, मतलब कि इसी पाई को इजिप्ट के लोग इनडायरेक्टली यूज कर रहे थे। हालांकि ना तो उन्होंने पाई पर कोई काम किया, और ना ही उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, और ना ही उनके पास कोई पाई की वैल्यू थी, और ना ही कोई मैथमेटिकल कोई प्रूफ था पाई का। लेकिन जैसे जैसे मैथ में तरक्की हुई, मॉडर्न मैथमेटिक्स आया, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स ने ये कैलकुलेट किया कि उन्होंने ये बताया कि इजिप्ट के लोग इनडायरेक्टली पाई की वैल्यू 256/81 यूज कर रहे थे। एक्चुअल में इजिप्ट के लोगों का टारगेट था ही नहीं पाई को कैलकुलेट करना, पाई की स्टडी पर अपना माइंड फोकस करना, उनका ये टारगेट था ही नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था उस टाइम पर कि सर्कल के एरिया को अप्रोक्सीमेट करना। बस वो तो सर्कल के एरिया को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, सर्कल के एरिया को कैलकुलेट कर रहे थे। इस वजह से उन्हें पता ही नहीं था कि वो इनडायरेक्टली इस वैल्यू को सर्कल में यूज कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट। मतलब कि उन्होंने देखो कैसे एरिया कैलकुलेट किया सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, उन्होंने इस सर्कल को एक स्क्वायर के अंदर फिट किया इस तरह से। इस सर्कल का डायमीटर हुआ d,
ये डी है तो इसका मतलब इसकी ये साइड भी डी हुई, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सर्कल का जो एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया से हमेशा कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया इसके अंदर बना हुआ है और स्क्वायर का ये वाला जो एरिया है ये फालतू है, एक्स्ट्रा है। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल सी लेस देन एरिया ऑफ एस, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ एस। इसकी साइड डी है तो एरिया ऑफ एस वो डी स्क्वायर। तो इतने बात तो समझ गए कि सर्कल का जो एरिया है वो इस वाले स्क्वायर के एरिया से कम होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी काफी सारे प्रैक्टिकल्स किए, काफी सारे प्रयोग किए, तब उन्होंने इसको अप्रोक्सीमेट किया, इस एरिया को, सर्कल का एरिया ये वाला। उनका टारगेट सिर्फ ये था। तो उन्होंने ये समझा कि डी से तो डी स्क्वायर बन रहा है जो कि इतने सारे का एरिया है, बहुत बड़े पार्ट का एरिया है जिसमें इतना सारा पार्ट एक्स्ट्रा है। तो उन्होंने सोचा सर्कल का जो एरिया होगा यदि डी से थोड़ी सी कम लेंथ की हम साइड ले, उसके इक्वल हो सकता है, उसके थोड़ा सा बराबर हो सकता है। तो उन्होंने इस साइड को डी को कभी तो 5/9 डी लेके यूज किया, कभी 1/9 डी लेके यूज किया। तो फाइनली वो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते चले गए और वो इस पर आकर सेटिस्फाइड हो गए 8/9 डी पर, कि उन्होंने कहा कि सर्कल का जो एरिया होगा यदि मैं स्क्वायर की साइड इतनी लूं डी, डी से थोड़ी सी छोटी, सिर्फ बहुत छोटी 1/9 और पार्ट कम होगी 8/9, एक से बहुत ही थोड़ी सी छोटी है, वैसे तो काफी छोटी है लेकिन इनसे अच्छा रिजल्ट ये दे रही थी उनके लिए। तो उन्होंने ये चूज की लाइन कि 8/9 डी का स्क्वायर, कि इसके लगभग बराबर होगा। काफी सारे प्रैक्टिकल्स, काफी सारे प्रयोग के आधार पर उन्होंने सर्कल का एरिया ये डिफाइन कर दिया 8/9 इंटू डी स्क्वायर। डी जो डी क्या है, उस सर्कल का डायमीटर है। लेकिन जब बाद में मैथमेटिक्स बना, मॉडर्न मैथमेटिक्स आया, तो उन्होंने इसको वेरीफाई किया अपने मॉडर्न मैथ से। उन्होंने क्या किया, सर्कल का एरिया को जो अब तक हम कैलकुलेट कर चुके थे जो था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां से आया ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस पाई के कहां ये मैटर करता है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 इंटू डी स्क्वायर, डी इक्वल टू 2r। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 इंटू 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा ना ये तो 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो फाइनली पाई इक्वल टू 6 4 4 जा 6 एंड 256/81। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बाद में ये पता लगा कि एक्चुअल में इजिप्ट के लोग इस रेशो को भी इनडायरेक्टली यूज कर रहे थे जो था 256/81। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग समय पर अलग अलग जगह एक ही चीज अलग अलग तरह से कैलकुलेट हो रही थी, लेकिन हर कोई इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर रहा था। बेशक इजिप्ट के लोगों को इस रेशो का कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके इस तथ्य से यह पता चलता है, बाद में मैथमेटिक्स को यह ज्ञान हुआ कि ये जो लोग थे इजिप्ट के लोग बेबीलोन से अच्छा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे थे अपने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इजिप्ट के लोग कर रहे थे 256/1 जो कि 3.16 के लगभग है, और बेबीलोन के लोग यूज कर रहे थे 3.125।
तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है इससे थोड़ा सा कहीं बेस्ट है। तो अब से कुछ साल बाद, मतलब कि प्रेजेंट से, इस वक्त से 2200 से 2300 साल पहले ग्रीक ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज है, उन्होंने बेबीलोन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और इन सबको भी स्टडी किया और उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी। तो उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकली प्रूव किया कि पाई इक्वल टू 3.14 है, जो काफी अच्छा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन था उस टाइम का। ये कैसे किया, क्यों किया, उनका क्या अप्रोच था, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट ही सबसे अच्छा पार्ट होगा, जिसमें हमें पाई के 3.14 कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड यदि आपको पाई से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आप पिछले वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट ही क्लियर हो, सॉल्व हो। एंड फाइनली थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।